हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड यू आर वाचिंग साइंस ऑफ सुमित। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक नया टॉपिक ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड इट्स फंक्शंस। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक के अंदर हम लोगों को समझना है कि ब्लड क्या है, ब्लड के अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मतलब ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, इसके अंदर क्या क्या हम लोगों को मिलते हैं, इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं, और फाइनली हम लोगों को समझना है इसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि हमारे पास ये जो टॉपिक है, जैसे कि इसके अंदर सबसे पहले समझते हैं ब्लड क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारी बॉडी के अंदर ब्लड होता है और इसका मेन फंक्शन हम लोग जैसे कि पहले भी टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, कि ब्लड ही वो एक ऐसा टिश्यू होता है जिसकी मदद से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब गैसेस का एक्सचेंज हो पाता है। तो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ब्लड के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन इसके पहले हमें समझना चाहिए कि ब्लड है क्या और ये इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो ब्लड है एक कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब पूरी बॉडी को आपस में कनेक्ट करने का काम कर रहा है। मतलब बॉडी के एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करने का काम करता है ब्लड। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि इंपॉर्टेंट रोल किस में प्ले करता है, बहुत सारे सब्सटेंसेस को कैरी करने के लिए बॉडी के अंदर। जैसे कि हम लोगों ने देखा था, ऑक्सीजन को कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है। न्यूट्रिशन के अंदर हम लोगों ने देखा, जो हम लोग फूड लेते हैं उसके डाइजेशन के बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है और उसको फिर हर एक सेल तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। ठीक है, तो एक कैरियर का काम करता है। एक टाइप से बोले तो लोकल लैंग्वेज में पोस्टमैन का काम करता है, जो कि हर जगह लेटर को पहुंचाने का काम करता है, कि जिधर भी उसको कोई भी अगर पोस्ट पहुंचाना है तो वो पहुंचाता है। ठीक है, एक पोस्टमैन का काम करता है ब्लड, इन शॉर्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास ब्लड होता है। अब हम लोगों को मेनली इसके अंदर पढ़ना है कि ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं। मतलब ब्लड को अगर हम लोग डिवाइड करने की कोशिश करें, इसके अंदर कंपोनेंट पड़ेगी कौन कौन से वो कंपोनेंट्स हैं जिनसे ब्लड मिलकर बना हुआ होता है, तो उसको हम लोगों को मेनली समझना है। तो उसको हम लोग समझेंगे, हम लोग एक फ्लो चार्ट बनाएंगे पूरा, जिससे हम लोग को इसको समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास हो गया ब्लड। ब्लड का मेन फंक्शन क्या है? ब्लड क्या होता है? एक कनेक्टिव टिश्यू, हम लोग इधर लिख सकते हैं इसे, ये एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, इसके फंक्शन हम कुछ देर बाद देखेंगे। तो एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब इसके अंदर बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स की। तो इसके कंपोनेंट्स में सबसे पहला जो कंपोनेंट हमारे पास आ गया वो है हमारे पास ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ गया इसके अंदर ब्लड प्लाज्मा। ये इसे शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है, तो प्लाज्मा इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हो गया, प्लाज्मा। और सेकंड जो इसके अंदर कंपोनेंट होता है वो होता है इसके अंदर ब्लड सेल्स। ठीक है, तो इसके अंदर दो चीज़ें हम लोग को मेनली देखने को मिलती हैं, एक हो गया हमारे पास प्लाज्मा और दूसरा हो गया ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स के बारे में भी आगे बात करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं ब्लड प्लाज्मा का। तो मेनली ब्लड दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक ब्लड प्लाज्मा और एक ब्लड सेल्स। ठीक है, तो इसके अंदर ब्लड के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक ब्लड प्लाज्मा होता है और दूसरा ब्लड सेल्स होती हैं। सबसे पहले ब्लड प्लाज्मा क्या होता है? एक देखो, ब्लड प्लाज्मा एक बिल्कुल फ्लूइड है, एक लिक्विड है। ठीक है, सेल्स लिक्विड नहीं होती, हम लोग जानते हैं, जैसे हमारी बॉडी की सेल्स होती हैं उसी तरीके से ब्लड के अंदर भी सेल्स हैं। ठीक है, लेकिन जो ब्लड प्लाज्मा है वो लिक्विड होता है, एक जैसे वाटर होता है ना, उसी की तरह एक लिक्विड है। ठीक है, एक वाटर की तरह लिक्विड होता है, लेकिन थोड़े से ज़्यादा विस्कस होता है, मतलब थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा होता है। ठीक है, तो प्लाज्मा एक लिक्विड होता है। कलर कैसा होता है इस लिक्विड का? पेल कलर होता है, मतलब थोड़ा येलोइश टाइप को आपको दिखेगा, ऐसा लगेगा गोल्डन टाइप लग सकता है, इसलिए हम लोग इधर बोलेंगे इसे पेल कलर का होता है। ठीक है, तो पेल कलर लिक्विड होता है जिसके अंदर मोस्टली वाटर ही होता है। ठीक है, तो मोस्टली क्या होता है इसके अंदर? वाटर। तो इसके अंदर ये दो पॉइंट हम लोग देख सकते हैं, तो इधर लिख सकते हैं पेल कलर्ड लिक्विड। ठीक है, तो एक पेल कलर्ड लिक्विड होता है और इसके अंदर मोस्टली वाटर प्रेजेंट होता है, मोस्टली वाटर इज प्रेजेंट। तो मोस्टली वाटर प्रेजेंट होगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके अंदर दो मेन पॉइंट हो गए, हम लोगों ने देख लिया ब्लड प्लाज्मा के अंदर। इसके बाद हमारे पास आता है ब्लड सेल्स। तो हमारे पास मेन टॉपिक यही है, ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स को देखो, हम लोग अगर इसको फर्दर क्लासीफाई करेंगे ब्लड सेल्स को, तो हम लोगों को इसकी क्लासिफिकेशन में देखने को मिलेगा, इसके अंदर दो मेन सेल्स होती हैं, एक होती है आरबीसी और दूसरी होती है इसके पास डब्ल्यूबीसी।
तो सबसे पहले हम लोग आरबीसी समझेंगे, फिर डब्ल्यूबीसी समझेंगे, ठीक है। तो इसका क्लासिफिकेशन मैं कर देता हूँ। इसके अंदर होता है एक आरबीसी, दूसरा होता है इसके पास डब्ल्यूबीसी, और तीसरा होता है इसके पास प्लेटलेट्स। ठीक है। तो इसके पास 3 सेल्स हो गए, एक हो गया आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। मतलब ब्लड के अंदर ब्लड प्लाज्मा होता है जो कि एक लिक्विड है, ठीक है, पेल कलर का होता है। ब्लड सेल्स होती हैं, ब्लड सेल्स के अंदर 3 तरह की सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी की फुल फॉर्म हो गई रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, ठीक है, कॉर्पसल्स। और डब्ल्यूबीसी की वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, जिसे बोला जाता है रेड ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड सेल्स, लेकिन एग्जैक्टली फुल फॉर्म क्या है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स और वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है। तो ये हो गए इसके पास हम इसके अंदर 2 मेन सेल्स, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। सबसे पहले बात करते हैं आरबीसीज की। देखो आरबीसीज की वजह से ही जो ब्लड का कलर होता है वो रेड कलर होता है, ठीक है, इसलिए इसे रेड ब्लड कॉर्पसल्स बोला जाता है, ठीक है। तो रेड कलर का पिगमेंट होता है इसके अंदर जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो आरबीसी के अंदर क्या होता है, आरबीसी के अंदर रेड कलर पिगमेंट होता है जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके अंदर ये पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आ गया। सेकंड बात, इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होती है ना, ये हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करती है। मतलब ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम भी हीमोग्लोबिन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को आगे ट्रांसपोर्ट करने का काम भी हीमोग्लोबिन ही करती है। मतलब हीमोग्लोबिन के बारे में बोल सकते हैं, हीमोग्लोबिन कंबाइन, देखो कंबाइन करेगी तभी तो आगे ट्रांसपोर्ट करेगी। जैसे कि अगर हमें किसी सामान को किसी दूसरी जगह पहुंचाना है, यानी दिल्ली से मुंबई पहुंचाना है, तो उसको किसी ट्रक यानी किसी व्हीकल में ही तो रखा जाएगा, तभी तो वो आगे ट्रांसपोर्ट होगी। तो उसको कंबाइन कर दिया जाता है सामान को, यानी इधर ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करेंगे हीमोग्लोबिन के साथ जिससे वो ट्रांसपोर्ट हो सके। तो ठीक है, तो हीमोग्लोबिन कंबाइन विद ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, तो इन दोनों के साथ किसी से भी कंबाइन करती है और उसको ट्रांसपोर्ट करती है। तो हीमोग्लोबिन वो मेन है, ठीक है, और रेड कलर का पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया आरबीसी के बारे में। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डब्ल्यूबीसी। जो डब्ल्यूबीसी होती है ये वाइट कलर की होती है। कैसा होता है डब्ल्यूबीसी? वाइट कलर, ठीक है। तो इधर हम लोग लिख सकते हैं डब्ल्यूबीसी वाइट कलर का होता है। पहली बात तो जैसे ये रेड है वैसे ये वाइट कलर का होता है, ठीक है। और इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है इम्यूनिटी में। इम्यूनिटी मतलब जैसे कि अगर मान लेते हैं कोई पैथोजन, जैसे मान लो कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आके एंटर कर जाता है। एंटर करने के बाद क्या होता है, हमारी बॉडी उससे लड़ना स्टार्ट करती है। मतलब हमारे जो सिस्टम है, इम्यून सिस्टम जिसे कहते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम इससे फाइट करना चाहता है। मतलब जो वायरस या जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर गया है उससे हम वो फाइट करता है जिससे वो उससे लड़ सके और हमारी बॉडी उससे बच जाए, ठीक है। तो उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतनी इजी मर नहीं सकता क्योंकि वो डिपेंड करता है इम्यूनिटी पावर पे। इम्यूनिटी पावर किससे मिलती है? डब्ल्यूबीसी से, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करता है, जिसके अंदर डब्ल्यूबीसी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उस बैक्टीरिया वायरस से लड़ने के लिए, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हो गया? इम्यूनिटी में, ठीक है। और तीसरी चीज़ हमारे पास है इसके अंदर प्लेटलेट्स, ठीक है। तो प्लेटलेट्स के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। देखो जो प्लेटलेट्स होती है, प्लेटलेट्स जनरली इसका मेन फंक्शन होता है ब्लड कोएगुलेट करना। मतलब जैसे मान लेते हैं हमारे बॉडी के कहीं पार्ट पे, जैसे मान लेते हैं फिंगर है, फिंगर पे अगर कहीं कट लग जाए नाइफ या किसी भी शार्प एज की मदद से, किसी भी शार्प मटेरियल की मदद से अगर यहाँ कहीं कट लग जाए, कट लगने की वजह से क्या होगा? ब्लड लॉस होगा, ब्लड बाहर निकलेगा,
अब ब्लड बाहर निकलेगा, लेकिन क्या क्या होता है, कुछ टाइम बाद वो ब्लड लॉस होना बंद हो जाता है, मतलब खुद रुक जाता है। और कुछ दिनों बाद हमें पता देखने को मिलता है वो धीरे 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 वो जो वूंड बना था वो धीरे धीरे भर जाएगा और पूरा जो ब्लड लॉस था और जो नई स्किन आने लगेगी। ठीक है, तो हम लोग को इधर ये क्वेश्चन है कि ब्लड लॉस कुछ टाइम बाद अपने आप क्यों रुक जाता है। तो वो इसलिए रुक जाता है क्योंकि वहाँ फंक्शन करती हैं प्लेटलेट्स। जितने भी हमारे ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स होती हैं ना, वो सारी एक जगह आके इकट्ठी हो जाती हैं। मतलब मान लेते हैं जैसे ही कट लगा, कट लगने की मान लेते हैं जैसे मेरे इस फिंगर पे यहाँ कहीं कट लग गया, ठीक है, मान लेते हैं कट लग गया और इधर ब्लड लॉस होना स्टार्ट हो गया। अब ब्लड लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, जो ब्लड की प्लेटलेट्स हैं उनको पता लग जाएगा और वो प्लेटलेट्स जाके उस कटे हुए पोर्शन पे जहाँ पे टिश्यूज़ कट चुके हैं उस कटे हुए पोर्शन पे जाके प्लेटलेट्स को इकट्ठा कर देंगे। प्लेटलेट्स को इकट्ठा कर देंगे तो देखो जो ओपनिंग हुई थी, मतलब जो जगह खुल गई थी वो दोबारा से भर गई। अगर वो दोबारा से भर जाएगी तो ब्लड क्यों बाहर निकलेगा, ब्लड बाहर नहीं निकल सकता, फिर बाद में ब्लड लॉस होना बंद हो जाता है। तो इस तरीके से मेन फंक्शन होता है प्लेटलेट्स का क्या, ब्लड को कोएगुलेट करने का। ठीक है, तो हम इधर लिख सकते हैं प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन क्या है, ब्लड कोएगुलेशन का, कोएगुलेशन, COAGULATION। ठीक है, तो ब्लड कोएगुलेशन इसका मेन फंक्शन हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। अब ये कब फंक्शन करता है, इन केस ऑफ इंजरी, हम लोग लिख सकते हैं इन केस ऑफ इंजरी। अगर हमारी बॉडी पे कहीं इंजरी आ जाए तब ये फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है, कौन, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए प्लेटलेट्स के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोगों को ओवरऑल समझना है कि ब्लड के मेन फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। तो इधर हम लोग समझ लेते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस, तो फ्रेंड्स सबसे पहला फंक्शन जो ब्लड का होता है वो यही है कि ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है ब्लड। ठीक, ब्लड जो होता है, ठीक है, तो ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को कहाँ से ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन को कहाँ से ट्रांसपोर्ट करता है, फ्रॉम लंग्स। तो इधर हम लोग लिख सकते हैं लंग्स से बॉडी को, ठीक है, बॉडी तक ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, और इसी तरीके से ये CO2 को कहाँ से ट्रांसपोर्ट करेगा, बॉडी से या टिश्यू से या किसी सेल से लंग्स तक। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम लोग जानते हैं कौन सी चीज़ कहाँ ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हो गया इसका। सेकंड मेन फंक्शन जो इसका होता है वो होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल। तो हम लोग लिख सकते हैं ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड फॉर एनर्जी। एनर्जी के लिए देखो ब्लड जो होता है वो हमारे फूड मटेरियल जो हम लोगों ने डाइजेस्ट किया है उस सिंपल फॉर्म को ट्रांसपोर्ट करता है सेल्स या टिश्यूज़ तक, जिससे कि उनको एनर्जी मिल सके, ठीक है, वर्क करने के लिए। ठीक है, इसके बाद हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन भी करता है, हार्मोन्स ट्रांसपोर्टेशन, हार्मोन्स। अभी ये हार्मोन्स अगर आपको नहीं पता है तो आपको इसके लिए चैप्टर 7 का वेट करना पड़ेगा। हार्मोन्स ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर 7 में आपको समझ में आएगा कि हार्मोन्स क्या होते हैं। बस इतना समझ लीजिए, हमारे बॉडी के अंदर केमिकल्स होते हैं, ठीक है, बायोकेमिकल्स बोल सकते हैं, एक टाइप के केमिकल होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक है, इसके बाद ये वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है उनको भी ट्रांसपोर्ट करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करने में मदद करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करने में भी मदद करता है क्योंकि बॉडी से बाहर निकालता है। ठीक है, जिससे कि ये बॉडी से एलिमिनेट हो जाए, निकल जाए, रिमूव हो जाए। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करने में मदद करता है। और एक और मेन फंक्शन जो हमारे पास इसके अंदर होता है वो प्रोटेक्ट फ्रॉम डिसीजेज, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डिसीजेज, बीमारियों से भी बचाता है। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, इसके अंदर WBC होती हैं, तो WBC क्या करती हैं, इम्यूनिटी
में मदद करती है, मतलब किसी भी वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी हमारे अंदर आ गया है उस फॉरेन मटेरियल से, फॉरेन पार्टिकल से लड़ने में मदद करती हैं। तो ये हमारे पास था ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट्स और उसके फंक्शंस। इसके बाद हमारे पास फ्रेंड्स अभी टॉपिक है लिम्फेटिक्स और उसके फंक्शंस। तो चलिए लिम्फेटिक्स और उसके फंक्शंस को समझते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास एक टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम और उसके फंक्शंस। तो चलिए बात करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। देखो फ्रेंड्स, जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है बिल्कुल एग्जैक्टली इसके अंदर देखो मेन चीज़ क्या है, एक जैसे कि हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम था, उसके अंदर हम लोगों ने किसकी स्टडी करी, ब्लड की। तो इसी तरीके से हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर स्टडी करेंगे लिम्फ की। ठीक है, तो हम इधर बात करेंगे किसकी, लिम्फ की। देखो ये वैसे तो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन तब भी हम लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि बुक के अंदर इसके बारे में बात करी गई है। ठीक है, तो लिम्फ क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। लिम्फ एग्जैक्टली ब्लड के जैसा ही होता है, लेकिन जैसे कि ब्लड में आरबीसीज होती हैं, लेकिन इसके अंदर आरबीसी नहीं मिलेंगी। मतलब बिल्कुल ब्लड जैसा ही होता है। हमारी बॉडी के अंदर लिम्फ और ब्लड दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ब्लड और लिम्फ लगभग एक जैसे ही होते हैं, लेकिन देखो आइडेंटिकल नहीं है, सिमिलर ज़रूर कह सकते हैं। सिमिलर इसलिए क्योंकि इसके अंदर आरबीसीज प्रेजेंट नहीं होती। तो पहला मेन पॉइंट यही है, लिम्फ में आरबीसी नहीं होती, यानी आरबीसीज, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स आर एब्सेंट। देखो नेगेटिव मतलब एब्सेंट इन लिम्फ। तो इसके अंदर लिम्फ के अंदर आरबीसीज क्या होंगी, एब्सेंट होंगी। आरबीसीज आर एब्सेंट इन लिम्फ। ठीक है, तो ये एब्सेंट है, ये नहीं है। लिम्फ जो होता है वो एक ऐसा फ्लूइड होता है जो कि ब्लड कैपिलरीज से लॉस हो जाता है। मतलब जो हम लोग पढ़ते हैं ना ब्लड कैपिलरीज, उन ब्लड कैपिलरीज में से जब फ्लूइड लीक होने लग जाता है तो वो फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है इंटरसेल्युलर स्पेसिस में, और उस इंटरसेल्युलर स्पेसिस से जो लिम्फ वेजल्स होती हैं वो उनको कलेक्ट कर लेती हैं और ब्लड कैपिलरीज तक पहुंचा देती हैं। ठीक है, और ये जो ब्लड कैपिलरी मतलब ब्लड कैपिलरी जहाँ तक ये पहुँचाती है वो ब्लड कैपिलरी जनरली वेन्स होती है जो कि हार्ट की तरफ जा रही होती हैं। हो सकता है अभी आपको समझ में ना आया हो, मैं एक छोटा सा एक रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए। मान लेते हैं हमारे पास दो सेल्स हैं, एक सेल ये रही, ठीक है, और दूसरी सेल ये रही। तो हमारे पास ये दो सेल्स हो गई, पहली सेल सेकंड सेल। अब इन सेल के बीच इधर नीचे मान लेते हैं, इधर हमारे पास एक ब्लड कैपिलरी है जिसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं ब्लड फ्लो कर रहा है इसके अंदर। ठीक है, अब ब्लड फ्लो कर रहा है किसी भी डायरेक्शन, चाहे इस डायरेक्शन में मान लेते हैं, इस डायरेक्शन में ब्लड फ्लो कर रहा है और इसको सप्लाई कर रहा होगा। अब यहीं कहीं हल्का सा इसमें कट लग जाए या कहीं से भी हल्का सा कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे इसमें से लीकेज होनी स्टार्ट हो जाए। लीकेज की वजह से क्या होगा, इधर फ्लूइड अलग चला जाएगा थोड़ा सा, या फ्लूइड जाएगा। ठीक है, सेल्स नहीं जा सकती, तो फ्लूइड थोड़ा बहुत लीक होने लग जाएगा। अब ये जो फ्लूइड इधर लीक हो गया है, मान लेते हैं जैसे ये फ्लूइड इधर लीक हो गया। ठीक है, अब ये जो फ्लूइड है ये फ्लूइड इकट्ठा करके ले जाएगा कौन, हमारी लिम्फ वेजल्स। इधर लिम्फ वेजल्स होंगी। ठीक है, ये मान लेते हैं इधर जो मैंने इधर इसे येलो कलर से दिखाया है, ये लिम्फ वेजल्स है हमारी। ठीक है, इन लिम्फ वेजल्स ने क्या किया, इसको इकट्ठा कर लिया, किसको, इस फ्लूइड को। अब इस फ्लूइड को ये जो लिम्फ वेजल्स हैं ये लेकर जाती है हमारी वेन्स तक। कौन सी वेन्स, जो वेन्स कहाँ तक जाती है, हमारे हार्ट तक जाती है ना। जैसे मान लेते हैं इधर हार्ट है, ठीक है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है, इधर हार्ट तक हमारे कौन लेकर जाएगी, वेजल्स लेकर जाती हैं। ठीक है, कोई वेजल है, ठीक है, मान लेते हैं जो वेजल हार्ट की ओर जा रही है। अब इस वेजल का अंदर तक ये जो लिम्फ वेजल्स हैं इस फ्लूइड को डाल देती हैं। ठीक है, इस फ्लूइड को ये यहाँ डाल देती हैं जिससे कि ये दोबारा हमारे ही सर्कुलेशन में आ जाए। ठीक है, देखो एग्जैक्टली मैं दोबारा बताता हूँ आपको हुआ क्या एग्जैक्टली। हमारी ये ब्लड कैपिलरी थी, ब्लड कैपिलरी से फ्लूइड लॉस होता है और इंटरसेल्युलर स्पेसिस, इंटरसेल्युलर मतलब दो सेल्स के बीच में, बिटवीन टू सेल्स जो स्पेस होता है, ये जो खाली जगह है इसको कहते हैं इंटरसेल्युलर स्पेस। अब इस इंटरसेल्युलर स्पेस के अंदर फ्लूइड लॉस होने लगा। ठीक है, लॉस हो गया, लीक हो गया, इधर ब्लड कैपिलरी से लीक हो गया। तो ये जो इधर हमारे पास लिम्फ वेजल है, ये जो येलो कलर से है, ये लिम्फ वेजल इसको कलेक्ट कर लेती है और इसको कलेक्ट करने के बाद लिम्फ जो वेजल है, लिम्फ वेजल जो है वो इसको वेन्स तक पहुंचा देती है।
वेंस में डाल देगी। अब वेंस क्या करती हैं, हार्ट तक ब्लड को लेकर जाती हैं, ठीक है। तो ये ब्लड की कहाँ जा रहा है, ये हार्ट में जा रहा है ब्लड, ठीक है, जिससे कि हमारे सर्कुलेशन में दोबारा से आ जाए, और यही ब्लड फिर लौट के हमारे इस कैपिलरी में आएगा, फिर अगर लीक होगा तो दोबारा से ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ब्लड का लॉस नहीं होने देती, कोई कुछ भी फ्लूइड लॉस नहीं होना चाहता, ठीक है। तो इस तरीके से ये इधर पूरा का पूरा सिस्टम क्रिएटेड है। तो इधर लिख देते हैं ये ब्लड कैपिलरी है, ठीक है। ये मान लेते हैं ये हार्ट है, ये वेन है, ये हमारे पास लिम्फ वेजल है, ठीक है। ये हमारे पास सेल्स हो गई, ये इंटरसेलुलर स्पेस। तो इस तरीके से पूरा का पूरा ये लिम्फ का काम होता है, ठीक है। अब मेन बात आती है इसका फंक्शन क्या है हमारे पास। जैसे कि हम लोगों ने एक फंक्शन तो इसका देख ही लिया कि ये इसका ये फंक्शन हो गया। तो इसका फंक्शन क्या है, तो ये कलेक्ट कर लेती है किसको, प्लाज्मा को, जो कि लीक होने लग जाता है। तो इधर हम लोग लिख सकते हैं कलेक्ट्स लेफ्ट ओवर प्लाज्मा, लेफ्ट ओवर प्लाज्मा फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स, ठीक है। तो बहुत सारे जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ पर अगर ऐसा होता है तो उस प्लाज्मा को ये कलेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये इसका एक फंक्शन हो गया। सेकंड, एक और इसका फंक्शन मैं इधर लिख देता हूँ, वो है इधर ये रिस्पॉन्सिबल होता है टेकिंग बिग मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन्स। मतलब प्रोटीन्स और फैट्स के जो मॉलिक्यूल है ना, उनको हम लोग ले लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं इन बिग अमाउंट। मतलब बिग बिग मॉलिक्यूल जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हो गए ना किसके, फैट और प्रोटीन के, उनको इनटेक करने के लिए, उनके इनटेक के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लिम्फ हमारे पास, लेकिन बस मैंने आपको बता दिया है क्योंकि उसके अंदर नाम दिया हुआ था। तो रेस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग बिग मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। तो प्रोटीन्स के बिग मॉलिक्यूल्स के इनटेक के लिए या फैट्स के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और भी हो सकते हैं, एटसेट्रा टू ब्लड लिख सकते हैं, एटसेट्रा टू ब्लड। तो ये ब्लड तक पहुंचा देता है किस किस को, प्रोटीन्स को, फैट्स को, जो के बिग मॉलिक्यूल, जो प्रोटीन और फैट के बिग मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ब्लड तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया लिम्फ। इससे पहले हम लोगों ने समझा ब्लड और उसके फंक्शंस के बारे में। तो फ्रेंड्स ये था आज का पूरा वीडियो लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने समझा सबसे पहले ब्लड और उसके फंक्शंस और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी देखे। सेकंड हम लोगों ने समझा लिम्फेटिक सिस्टम, मतलब लिम्फ क्या होता है, और दूसरा उसके फंक्शंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कोई भी क्वेरी है। थैंक यू।